कितना है देख रहे हैं। ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट बचा है और फिर इनऑर्गेनिक बहुत बचा है अभी। ये पूरा ही बचा इनऑर्गेनिक देखा जाए। वही देख रहे हैं, वीक में 7-7 क्लास लगा हुआ है। कभी अगर 10-15 क्लास मिल जाता तो खत्म हो जाता सब। ये और वेब ऑप्टिक्स ही ना बच गया, और कोई पीछे का तो कोई छूट नहीं रहा है। नो सर। ठीक, ठीक है। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स देख रहे थे, और रे ऑप्टिक्स पे पढ़ रहे थे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग कुछ देखे थे कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, फिर इमेज ट्रेसिंग, फिर फील्ड ऑफ व्यू पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ इमेज यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्चुअली में, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे क्या चेंज हो रहा होगा। तो इसको क्वेश्चन से ही समझते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, लेट से कि यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको अगर हम इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दें तो इमेज का स्पीड क्या होगा? बोलो। -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस बोल रहे हैं डी है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा? डी ही होगा। अगर ये 1 सेकेंड में कुछ भी एक्स रहता तो लेट से कि यहाँ तक आ गया है, तो ये एक्स अगर चला है तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? डी माइनस एक्स। अगर वो डी माइनस एक्स दूरी पे है तो इमेज भी यहाँ से डी माइनस एक्स दूरी पे ही रहेगा, क्योंकि सेम दूरी पे है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा भी नहीं आ रहा है, कट रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है? हाँ सर अभी आया अभी आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि x दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इधर साइड x चल रहा है तो इमेज जो है लेफ्ट साइड x चल रहा है, इसलिए हम वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल सकते हैं कि -2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वैसे ही अगर हम बोले कि ये ऑब्जेक्ट इधर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और मिरर को भी इधर लेट से 1 मीटर पर सेकेंड से भेज दिए, तब क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि एक रेडीमेड फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, करने को ऊपर जैसे सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक रेडीमेड फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे एक चीटा बन के बैठ गए। कहाँ पे? मिरर पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि मिरर पे चीटा बन के बैठ जा रहे हैं। तो अगर हम मिरर पे बैठ गए तो स्पीड ऑफ मिरर जो होगा वो तो 0 हमको दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। यानी कि अगर हम बोले कि यहाँ से अगर डिस्टेंस कोई भी होगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा वो इक्वल होगा निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। जैसा कि ऊपर वाले केस में मिरर रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे मिरर रेस्ट में थे, मिरर अगर मोशन में भी रहेगा तब भी यही रहेगा, कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि हम वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज मिल जाएगा, जो कि दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का निगेटिव माइनस माइनस प्लस टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो ये हमको रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया दोनों के। जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और बी एम वेलोसिटी ऑफ मिरर है। यानी कि दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का निगेटिव और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मिरर ऐड हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे इमेज है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, इसके कारण 2 मीटर पर सेकेंड, और इस ऑब्जेक्ट के कारण उसका उल्टा हो जाएगा, तो इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस केस में हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लेफ्ट में 2 आ रहा है, राइट में 2 आ रहा है, तो नेट 0 होगा। यानी कि इमेज जो है हमारा वो रेस्ट में दिख रहा होगा। ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से इमेज हमारा रेस्ट में होगा। क्लियर है? ये चीज है कि वेलोसिटी ऑफ ये जो है, जो भी चीजें हैं, वेलोसिटीज जो है परपेंडिकुलर टू मिरर है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें बोलो इमेज का स्पीड क्या होगा। 2 मीटर पर सेकंड। किधर? ऊपर ही होगा। ऊपर ही होगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इमेज इधर ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड केस दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, मिरर को हम इधर 2 मीटर पर सेकंड से ले जा रहे हैं, तो इस केस में इमेज का स्पीड क्या होगा, किधर होगा। सर इमेज भी रेस्ट पे होगा। रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही रहना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इमेज भी वही रहेगा, भले ही मिरर मूव करे या ना। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन का देख लिए। तो जनरल में हम एक क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं, लेट से ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड इधर 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल 37 डिग्री, और मिरर का दे देते हैं इधर 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। होगी
देखो कैसे लिखेंगे ये, अगर हम कंपोनेंट कर लिए ऑब्जेक्ट के स्पीड का और मिरर के भी स्पीड का, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड पैरेलल टू सरफेस, दोनों चीजें। अब हम एक एक करके, हमको चार कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, चार वेलोसिटीज दिख रहे हैं, मिरर के दो कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि हम एक एक करके देखते हैं। ये 6 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पैरेलल टू मिरर है ऊपर की तरफ, तो ये अगर 6 है तो इमेज का भी इधर 6 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अभी जैसे देखे थे, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता तो इमेज उतने ही स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा होता। अगर ये 8 मीटर है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, नॉर्मल की तरफ होता है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि इसकी वजह से अगर हम बात करें ये 8 मीटर की वजह से, तो उसके कारण इधर की तरफ हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं मिरर के दो कंपोनेंट्स पे। तो मिरर का ये जो कंपोनेंट है इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मिरर सिर्फ मूव कर रहा है वो भी पैरेलल टू इट्स सरफेस, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं था इमेज के स्पीड पे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये 3 मीटर है तो 3 मीटर का क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में डबल हो जा रहा है, यानी कि इधर की तरफ हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा इमेज जो है दिख रहा है कि इधर ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड पूछा जाएगा तो इसका रिजल्टेंट बता सकते हैं, डायरेक्शन पूछेगा तो सब कुछ अब हम बता सकते हैं। लिख सकते हैं -2i कैप प्लस 6z वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर है? फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा के हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम क्या किए कि यहाँ पे फिगर के अनुसार ही लिख लिए। और क्लियर है? यस सर। जैसा वेलोसिटी है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला वही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट करके ही लिख दे रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अगर लिखना होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ मिरर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसा देता है, कह देगा कि लेट्स ऐसा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं 4 kg, इसको मान लेते हैं 2 kg। यहाँ नीचे ग्राउंड सरफेस पे मिरर लगा हुआ है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बी, इमेज ऑफ बी। ठीक है, अगर हम इसको रिलीज करेंगे इस सिस्टम को, तो ऑफ कोर्स बी का वेट ज्यादा है, वो नीचे की तरफ जाएगा, तो उसमें जो इमेज फॉर्म होगा उसका इमेज क्या होगा। आसान सा सवाल है।
हो गया। सर -2g/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसका एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो एक्सेलरेशन लिखते हैं डिराइविंग फोर्स अपन टोटल मास। तो डिराइविंग फोर्स दिख रहा है 4 - 2g और टोटल मास 6 तो g/3 दिख रहा है डाउनवर्ड। तो इमेज का एक्सेलरेशन ऑफ इमेज अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड है तो g/3 हो जाएगा अपवर्ड, क्योंकि मिरर तो रेस्ट में है। अच्छा नहीं, यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो 2g/3। ठीक, ठीक है। इस केस में इसमें ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है, दोनों सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, दोनों बीच भागेगा किसी न किसी एक्सेलरेशन से। यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। तो इस ऑब्जेक्ट के इस मिरर में भी इमेज बनेगा, इसमें भी बनेगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा उसका इस मिरर में जो एक्सेलरेशन है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। वेक्टर का सवाल हो गया। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जैसे कि ये दो सिस्टम है, ये मास m है, 3m है, m है, 2m है। अब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो O से रिप्रेजेंटेड है। इस जो दोनों ब्लॉक है इस पे इधर मिरर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो मिरर है इधर पीछे की तरफ कलर्ड है। अब इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट के इमेज बनेंगे, दोनों में बनेगा, ठीक है, पैरेलल। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसका एक्सेलरेशन बताना है। पहले मिरर में जो इमेज बनेगा उसका एक्सेलरेशन सेकेंड मिरर में जो इमेज बनेगा उसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू image formed in mirror 2। क्लियर है क्वेश्चन? इस ऑब्जेक्ट के दोनों मिरर में जो इमेज बन रहा है दोनों का एक्सेलरेशन होगा, उन दोनों का एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का फाइंड करना है। चलो छोड़ो, यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ लेफ्ट साइड वाले का बात करते हैं, राइट साइड को हम लोग भूल जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, ठीक है। इसका अगर हम एक्सेलरेशन इधर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 3g/4m, यानी कि 3g/4। तो ये इधर जा रहा होगा 3g/4 से। वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो आ रहा है वो 3g/4 लेफ्टवर्ड है। तो एक्सेलरेशन ऑफ, हम मिरर 1 के लिए बोल रहे हैं, यानी कि जो भी इमेज है वो मिरर 1 से जो एक्सेलरेशन है वो हमको क्या आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो 0 है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मिरर आएगा। तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मिरर आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3g/4 हो जाएगा। किधर, तो लेफ्ट साइड में जा रहा होगा। लेफ्ट साइड यानी कि आई कैप के फॉर्म हम लिख सकते हैं, तो 3g/4 आई कैप लिख सकते हैं 1 के कारण, ठीक है। ये आया इमेज जो फर्स्ट मिरर में बन रहा है उसका 2 टाइम्स हो एक्सेलरेशन। जाएगा ना तो नहीं, सर, 2 2 टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। किधर,
लेफ्टवर्ड। वैसे ही अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट में इधर जाएगा कितने एक्सेलरेशन से, तो 2/3g, ठीक है। नीचे जाएगा कितने से, 2/3g। डिराइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, डिराइविंग फोर्स 2mg, टोटल मास 3m, तो 2g/3। तो ये जो मिरर है इधर जा रहा होगा 2g/3 से। तो उसमें जो इमेज का बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इन 2, तो वो भी क्या होगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मिरर, ऐसे लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का माइनस +2 एक्सेलरेशन ऑफ मिरर डायरेक्शन के साथ। ये तो 0 है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है। 2 एक्सेलरेशन ऑफ मिरर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4g/3 आई के। दोनों एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमसे क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि a1 माइनस a2 पूछ रहा है, और क्या। a1 कितना है, -3g/2 आई कैप, ये हो जाएगा -4g/3 आई कैप। सॉल्व कर लेंगे, और क्या। 9 8 17, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है। और क्या क्वेश्चन दे सकता है, कहेगा आगे की गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रहा है, बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, पीछे हम बाइक से हैं। ट्रक के पीछे एक बहुत बड़ा प्लेन मिरर लगा हुआ है, उसमें हम अपने इमेज देख रहे हैं। हम इतने स्पीड से जा रहे हैं, इतने एक्सीलरेशन से जा रहे हैं, तो बताओ इमेज। ठीक है। तो जो भी कुछ होगा हम लोग इसी फॉर्मेट के हिसाब से मिरर बना लेंगे। ट्रक है तो ट्रक को छोड़ो, मिरर है, मिरर मूव कर रहा है, उसी की तरह जैसे हम लोग ऊपर क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही लिख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। प्लेन मिरर में हम लोग को इतना कुछ जानना है। नेक्स्ट है स्फेरिकल यानी कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में हम लोग को जनरली स्फेरिकल पढ़ना है, स्फेरिकल सरफेस से, यानी कि जो हमारा सरफेस होगा, यानी कि जो हम मिरर बनाएंगे उसका जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। तो हम लोग जो मिरर पढ़ते हैं वो कैसे बनता है वो हम बात करते हैं पहले। तो अगर हम एक हॉलो, ठीक है, अगर हम एक हॉलो स्फेयर ले लिए हैं, ठीक है, ये हॉलो स्फेयर है और ग्लास है, ग्लास स्फेयर है, ग्लास का बना हुआ है, हॉलो है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर लें या फिर इधर से ऐसे कट कर लें, तो ये पोर्शन जो हमको मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा। ऐसा एक कटोरे टाइप का मिलेगा, बॉल टाइप का। ये जो सरफेस से बाहर वाला इसको बोलते हैं कन्वेक्स साइड, ठीक है। ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है ऐसे शेप का, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स साइड। ये जो अंदर वाला साइड है इसको बोलते हैं हम लोग कनकेव साइड। ये हमारे पास एक ग्लास का ऐसा ट्रांसपेरेंट अगर मिल गया, कट करके निकाल लिया तो इस शेप का बन गया, तो इसको हम लोग ऐसे 2D में सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। 2D में कन्वेक्स साइड ये हो गया और कन्वेक्स साइड ये चीज। अब अगर हमारे पास ऐसा शेप मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए इस शेप का है, भले ही हम बनाते हैं ऐसे। अब इसमें हम लोग किसी एक साइड से पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। तो लेट से हम इसमें इधर से हम पॉलिश कर दिए यानी पेंट कर दिए, या फिर हम इधर से भी पेंट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स, ये जो साइड है वो है रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो हमको दिख रहा है कि कनकेव है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। इसमें ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो कन्वेक्स वाला साइड है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। यानी कि अगर कर्व सरफेसेस के लिए हमको पढ़ना है तो कर्व सरफेसेस के लिए तो हमको मिरर पढ़ने हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। नामकरण कैसे हुआ,
तो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन मिरर जो पढ़ रहे थे उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो प्लेन था, इसलिए उसको हम लोग प्लेन मिरर कहा करते थे। यहाँ पे कनकेव वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। उसमें कन्वेक्स वाला जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसलिए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग साइड हम लोग इसको कनकेव या फिर कन्वेक्स में नामकरण कर दिए। इसमें जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो है स्फीयर है जिसमें से हमने उसको कट करा है, ये इसका सेंट्रल पोजीशन है, तो सेंट्रल पोजीशन को बोलते हैं हम लोग पोल। ये इसका सेंटर है मान लेते हैं, ठीक है, ये स्फीयर था उसका सेंटर, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जिस स्फीयर है, जिस कर्वेचर का सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से जो लाइन दोनों पॉइंट्स को मिला के जा रहा है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेडियस है या फिर पोल और सेंटर के बीच का दूरी है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये सारे चीज कुछ टर्म्स यूज होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि ये जो डायमीटर है, तो ये जो डायमीटर है इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अब इसका डिफिनेशन हमने लिखा रहे हैं, 10th क्लास में डिफिनेशन याद कराया जाता है और यहाँ पे सिंपली हम बस बोल देते हैं। पोल जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पोल। जिस भी स्फीयर का ये मिरर पार्ट है, जिस भी स्फीयर का, उसके सेंटर को बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल या फिर जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसके रेडियस को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये टर्म्स है, इसका डिफिनेशन हम नहीं लिखा रहे हैं, बुक में एक बार देख लेना अगर नहीं याद हो तो। नेक्स्ट एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई भी एक मिरर है, मिरर पे अगर हम एक पैरेलल रे ले जा रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल है तो यहाँ पे कहीं पे ये रिफ्लेक्ट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगा और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पोजीशन पे कट कर रहा है, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं फोकस। यानी कि for a parallel to principal axis after reflection intersect principal axis at a point which is known as principal focus, या simply focus बोल देते हैं। ये था पोल, ये हो गया फोकस, इसका ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकल लेंथ, इसको एफ से लिखे हैं। तो फोकस एफ है, यानी कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, कट करने के आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी वो कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग फोकस। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल जो होगा उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। ये ऊपर वाले डिफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि लगभग सबको आता होगा। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ,
यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। तो इसको एक क्वेश्चन से ही करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास, चलो यहाँ पे इसके लिए भी बना देते हैं। अगर रे पैरेलल आया तो इधर जाता है, तो ये जहां से जाता हुआ दिखेगा उसी को बोलते हैं फोकस। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। ये इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ कर दिए। लेट से कि यहां से एक रे आया, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहां से जा रहा है, ठीक है। ये हम लेट से कह रहे हैं कि ये एम है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एन है। अगर ध्यान से देखो तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जा रहा है, ये इस पे नॉर्मल ही होगा। अगर ये नॉर्मल होगा तो ध्यान से देखे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान से देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। और ये जो एंगल का बात कर रहे हैं, यानी कि एनएमपी जो एंगल दिख रहा है, वो इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज एंगल हो गया। हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, यानी कि हम ये जो हमारा पर्पस है, ये जो एमपी डिस्टेंस है ये कितना है, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा ये जो पर्पस है ये एमपी डिस्टेंस फाइंड करना पर्पस है। अगर रे पैरेलल आ रहा है, अगर रे डायग्राम बना रहे हैं, तो हमारा ऐसा कुछ रे डायग्राम दिख रहा है। एक रे पैरेलल आया, एन से टकराया, एम से पास हो रहा है। पी पोल है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस इंसिडेंस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ले जाते हैं तो उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से एंगल जो बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये चीज दिख रहा है हमको। अब हम क्या किए कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ड्रॉ कर दिए। इस परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमको क्या फायदा हुआ, ठीक है। क्या फायदा हुआ, हमको एमपी डिस्टेंस फाइंड करना था, ठीक है। हम एक चीज जानते हैं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये साइड इस साइड के बराबर। और अगर हम इस पे ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये साइड भी इस साइड के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट को ए कर देते हैं तो ए सी जो होगा वो इक्वल टू ए एन होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो हाफ में डिवाइड करता है, तो AC जो होगा एन के बराबर होगा। और AC को हम कितना लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो CM cos ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और AC प्लस AN जो है R है, तो ये इक्वल टू R/2 है। ध्यान से देखो, सिंस AC प्लस CAN इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिख रहा है तो आर के बराबर है, तो AC को हम R/2 लिख सकते हैं, जो कि CM cos थीटा है। तो यहाँ से हमको CM दिख जा रहा है R/2 cos ऑफ थीटा। तो MP बोलो या PM बोलो, ये कितना दिख जाएगा, R माइनस R/2 सेक ऑफ थीटा, ठीक है। ये चीज दिख रहा है, यानी कि जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, जो बोलते हैं R/2 आता है, तो वही रिलेशन बिटवीन हम R एंड F निकालना चाहते हैं, R/2 से थीटा आता है। यही एग्जांपल लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेट से कि पैरेलल है और ये जो एंगल है थीटा वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो यहाँ पे MP का वैल्यू फाइंड करो, R माइनस R/2 cos सेक 60। सेक 60 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, तो ये कट के 0 आ रहा है। यानी कि इस केस में हम रहा है
कि अगर रे ऐसा पैरेलल आया और ये एंगल अगर 60 है तो और कहीं नहीं बल्कि वो यहाँ पोल से पास हो रहा है। ठीक है, यानी कि रे जो आया ये अगर हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो पोल से पास हो रहा है। तो क्या हम जो बचपन से पढ़े थे F इक्वल टू R/2 वो गलत था? ठीक है, तो भी गलत नहीं था। यहाँ पे अगर हम बोले कि इफ सिंस MP is equal to R minus R/2 sec of थीटा, अगर हम बोले कि इफ थीटा टेंड्स टू 0, ठीक, थीटा बहुत कम हो, स्मॉल एंगल हो, तो स्मॉल एंगल हो तो कॉस ऑफ थीटा जो होता है दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ थीटा अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1 लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सेक ऑफ थीटा जो कि 1/cos थीटा होता है ये भी 1 ही होगा। अगर ये चीज है तब जाके हम बोल सकते हैं कि MP जो कि हमारा फोकस कहलाता है यानी कि फोकल लेंथ वो R माइनस R/2 यानी कि R/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस जो हम पढ़े हैं आज तक कि फोकल लेंथ R/2 होता है, तो कब होता है? जब ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत कम हो। ठीक है, बहुत कम हो, या फिर हम अगर ये डिस्टेंस है कुछ भी h बोल रहे हैं तो ये हमको R cos ऑफ थीटा दिख रहा है। फिगर में अगर ध्यान से देखो तो h यही वाला लेंथ है, ये R है, R ऑफ साइन थीटा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर थीटा बहुत कम है तो साइन थीटा 0 हो जाता है, तो h भी लगभग 0 यानी कि ये हाइट भी बहुत कम है। कम हो तभी हम लोग इस चीज को वैलिड मानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है मार्जिनल रेज एंड पेरेक्सियल रेज। ठीक है, मार्जिनल रेज या फिर पेरेक्सियल रेज। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो रे है इससे अगर सफिशियंट दूरी पे है, सफिशियंट डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल रेज। पेरेक्सियल रेज किसको कहेंगे? जो रेज एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में है लेकिन हम दूरी दिखाने के लिए उसको थोड़ा ऊपर ही दिखाते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। अगर ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस है उसी चीज को बोलते हैं कि ये जो है रेज है वो पेरेक्सियल रेज है। ठीक है, यानी कि रेज जो एक्सिस से बहुत करीब होंगे तो उसको हम लोग पेरेक्सियल रेज बोलते हैं। और इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले डिराइव होंगे, जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, वो सारा का सारा इन पेरेक्सियल रेज के लिए ही है। क्योंकि हमने देखा अगर मार्जिनल रेज है तो रेज जो है फोकल लेंथ से यानी पोल से भी पास कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया वो हमेशा फोकस से ही जाए। तो जो हमने फोकस का डिफिनीशन लिखा था वो भी किसके लिए लिखा है? तो पेरेक्सियल रेज के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि क्या ऑलवेज अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो फोकस से पास होगा? बचपन से हम फोकस का डिफिनीशन वही याद करके रखे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको सही मार के आ जाते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ये गलत इसलिए है कि वो सिर्फ पेरेक्सियल रेज के लिए ही फॉलो है। जो भी डिफिनीशन फॉर्मूलेज पढ़े हैं वो पेरेक्सियल रेज के लिए है। इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेरेक्सियल रेज के लिए कह रहा है या फिर मार्जिनल रेज के लिए। मोस्टली जो होगा वो पेरेक्सियल रेज होंगे। अगर कहीं कुछ नहीं कहा है तो हम पेरेक्सियल ही मान के चलेंगे। लेकिन ऑलवेज मस्ट नेवर ऐसे वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत है तो पूछो। लो, नो सर। ठीक है, तो पेरेक्सियल रेज के लिए फोकस का डिफिनीशन है कि सर इसमें कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा ना, कितना डिस्टेंस इसमें होना चाहिए?
एंगल जो है लेस देन 10 डिग्री मानते हैं, 5 डिग्री मानते हैं, ठीक है। तो साइन 10 डिग्री कितना आता है, उस हिसाब से हाइट आएगा। स्मॉल वेरी स्मॉल एंगल जो हम लोग लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में, वो जो एंगल है 10 डिग्री से कम रहता है तभी लेते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो ये 5 डिग्री मान के चलो तभी, ठीक है। तो जो हम डिफिनेशन दिए हैं फोकस का कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। तो किसके लिए, पैरेक्सियल रेज के लिए। और पैरेक्सियल रे जब तक कहा नहीं जाए तब तक पैरेक्सियल ही मानना है। और पैरेक्सियल के लिए हमने देखा क्या कि रिलेशन क्या आ रहा है फोकल लेंथ और रेडियस में। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा है। बाकी ऐसे एम एन डिस्टेंस हम लोग एंगल के ऊपर, इंसिडेंट एंगल के ऊपर सॉल्व करके बता सकते, ठीक है। ये था। नेक्स्ट है रूल्स फॉर रे ट्रेसिंग, ठीक है, इमेज ट्रेसिंग, ठीक है। इमेज बनाने के लिए रूल्स क्या है, तो रूल्स भी हम लिखेंगे नहीं, सिंपली फिगर से ही बता देते हैं। याद है, बोलो कौन कौन से रूल्स थे। फिर वही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो फोकस से पास करेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो फिर उसी लाइन पे वापस आएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ही बता देते हैं कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो कहां से पास होगा, फोकस से, ठीक है। दोनों के लिए है। सेकेंड, अगर रे फोकस से पास जाएगा, अगर ये फोकस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। थर्ड, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन सर्कल पे पड़ता है तो उस पे नॉर्मल ही होता है, यानी कि यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो ये अगर जिधर जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। और फोर्थ, अगर ये हमारा पोल है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइन जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस इस पॉइंट पे नॉर्मल है। तो अगर हम यहाँ से कोई एक इंसिडेंट रे लाते हैं, ये एंगल थीटा बनाया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो यही 4 रूल्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। हम जानते हैं कि इमेज कहीं भी बताने के लिए, बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 रेज की जरूरत पड़ते हैं। नहीं, जहां भी रिफ्लेक्टेड रेज कट कर रहे होंगे वो या तो रियली में कट करे या फिर अपीयर टू कट हो, जहां भी कट करेगा वहां पे हमारा इमेज होगा। तो दो कोई सा भी रूल्स हैं, 2 रेज हम जानते हैं कैसे कर ले जाएंगे तो यहाँ से पास होगा। तो इन्हीं सब में से कोई भी 2 यूज करते हैं हम लोग और इमेज बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वही है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन, पहला कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर के लिए 6 केसेस आते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है, बना के चेक कर लेना है, याद है सब। सेकेंड बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर, हम इसके लिए 2 केसेस पढ़ते हैं हम लोग। एक ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे और इंफिनिटी पे रहे, और एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं रहे। इसमें 6 केसेस में कौन कौन से पढ़ते हैं, हम सिर्फ नेचर क्या होता है वो सब बता देते हैं, लिख देते हैं। बाकी ये होमवर्क है, रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम कैसे बनता है होमवर्क है, 10th क्लास में बनाए होगे। फिर भी अगर किसी बात में दिक्कत होगा तो उसको पूछ सकते।
यहाँ पे कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा है तो हम इधर माइनस इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इधर प्लस इन्फिनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर माइनस इन्फिनिटी पे होगा तो बोलो इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, फोकस पे। फोकस पे। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। साइज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, वैसे ही माइनस इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। ठीक है, इसे लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है, डिमिनिश्ड ही होगा। ठीक है, फिर बोलते हैं कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये एट सी ही बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, सेम साइज का बनता है। ठीक है, रे डायग्राम सबको बना के चेक करना है। फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इस पे आएगा तो ये बोलते हैं कि बियॉन्ड सी बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड इन लार्ज। फिर बोलते हैं एट फोकस एट माइनस इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी बोल रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड हाईली enlarged। फिर बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ये बनता है बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मिरर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा इधर का रीजन तो कंप्लीट हो गया, और पीछे अगर रहा तो, यानी कि अगर ऐसा केस रहा कि अगर हमारे पास ये मिरर है और इस पे जो लाइट आ रहा है ऐसे आ रहा है कहीं से, तो इस केस में जो हमारा मिरर है, इस केस में हमारा इमेज इधर कहीं, ऑब्जेक्ट जो है ये है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इधर कहीं बनेगा, इधर से एक रे जाएगा, इधर से एक रे जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसका इमेज बनेगा। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज बनता है वो ऐसा इमेज बनता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इमेज जो दिख रहा है वो रियल है एंड इरेक्ट दिख रहा है। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है पोल से प्लस इंफिनिटी तक रहा, इस केस में जो इमेज बनता है ये पोल बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ बनता है। देखो सारा रीजन कवर हो चुका था, ये रीजन बाकी था, इस रीजन के लिए ऐसा बनता है। इमेज जो बन रहा है वो रियल बन रहा है एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म है वो डिमिनिश्ड। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये किसके लिए लास्ट वाला, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। ठीक है, यानी कनकेव मिरर के लिए अगर हम देख रहे हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसी को हम पिक्टोरियली दिखा देते हैं।
कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कैसे चेंज हो रहा है। ये हमारा पोल है, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, लेट से कि एक ऑब्जेक्ट है इतने हाइट का जो कि इंफिनिटी से ऐसे चलते हुए आ रहा है। ठीक है, एच ही हाइट का है, ये पैरेलल चलते हुए आ रहा है। ठीक है, अगर ये इंफिनिटी से यहाँ सेंटर तक आएगा तो यहाँ पे आएगा तो इसी हाइट का रहेगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा ही इंफिनिटी पे था तो फोकस पे, फोकस से ऐसा इमेज आ रहा है। ध्यान से देखो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ मास आ रहा है तो इमेज ऐसे आ रहा है। फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस लेने जा रहे हैं तो ये जो इमेज है यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी चला जा रहा है इनलार्ज होते हुए। यहाँ साइज हम नहीं चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, लेकिन इमेज का साइज देखो कि फोकल लेंथ से जब माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है तो उसका साइज बढ़ता हुआ जा रहा है। अब फिर अगर हम यहाँ पोल पे हैं, पोल के जस्ट इधर हैं तो हम यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे हैं, पोल के जस्ट राइट साइड में आएंगे तो प्लस इंफिनिटी आ जाते हैं। और पोल से अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं फोकल लेंथ से तो जो इमेज बनता है ऐसा, यानी कि इंफिनिटी से फिर यहाँ पे आता है। व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट व्हाइट के लिए है, ब्लू ब्लू के लिए, रेड रेड के लिए। और अगर हम इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कह रहे हैं, ये जो लाइन है ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ये जो टेढ़ा लाइन है ये हमारा इमेज के लिए है, तो ये इमेज के लिए ये स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहेगा, भले ही इसमें टेढ़ा मेढ़ा हो गया है लेकिन ये सीधा स्ट्रेट लाइन एक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये फर्स्ट रीजन के लिए है तो उसके लिए इमेज का ये सेकंड है तो उसके लिए ये सेकंड इमेज के लिए, ये थर्ड है तो इसमें ये थर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट के लिए है तो ये फोर्थ इमेज के लिए। ठीक है, अगर हमको ये चीज पता रहेगा क्या, ये क्या किया नहीं समझ में आया। हम जो ऊपर ये चीज लिखे हैं इसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस अभी बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा बताओ? फोकस पे। फोकस पे पॉइंट साइज बनता है। ऑब्जेक्ट इस लाइन पे अगर हम ऐसे चलते हुए आए सेम साइज का तो इमेज जो है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेंगे तो फोकस से ये बढ़ता हुआ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इमेज आएगा, बोलो। यस सर। और अगर हम इसका साइज यानी कि ऑब्जेक्ट का जो ये हाइट है हम वो चेंज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उतने ही हाइट का आएगा, लेकिन फोकस पे 0 था तो इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक ऐसा बढ़ते जा रहा है, इन्वर्टेड है। यस सर। क्लियर है, तो उसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम इधर लेते जा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट लाइन है, इस लाइन पे हम ऑब्जेक्ट को मूव कराते जा रहे हैं तो इस लाइन पे जो है इमेज जो है मूव करता हुआ हमको नजर आ रहा है। इससे हमको फायदा क्या होगा, लेट से कि अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बताओ, तो इसके लिए ये रीजन है तो इसके लिए इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो इमेज हमको दिख रहा है कि साइज से छोटा है, ऊपर ही है तो इरेक्ट है, इस साइड है यानी कि रियल है। तो हमको जो भी नेचर यहाँ पे लिखे हैं रियल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड सब कुछ हमको दिख रहा है। अगर हमसे कह देता कोई कि बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये रीजन है तो यहाँ पे हमको इमेज दिख रहा है। तो हम इससे देखकर हम आराम से सब कुछ बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है कैसा है। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देते हैं उससे और थोड़ा क्लियर होगा। लेट्स से ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस ए है, स्क्वायर है। इसका इमेज कैसा फॉर्म करेगा?
बोलो। उसी के नीचे करना चाहिए, तो उसी के नीचे करेगा। यहाँ पे ऐसा यस सर। नहीं, देखो ध्यान से कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एस पॉइंट तो यही रहेगा। ये जो आर पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो ये आर हो जाएगा। ये जो पी पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर है, तो पी पॉइंट इधर कहीं आएगा। अब क्यू पॉइंट जो है इसी पे ऐसा कुछ आएगा। अब वही चीज हम बोले कि ध्यान से देखो यहाँ पे, ये हमको इस फिगर के अनुसार देखते तो हमको यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसका इमेज हमको ऐसा बनता हुआ दिखेगा, यानी कि जो इमेज बनेगा हमारा यहाँ से ऐसा ट्रेपेजियम बनेगा। क्योंकि ये जो पी क्यू लेंथ है वो डिमिनिश्ड बनेगा, एस आर साइज सेम साइज का बनेगा। बात समझ आया? तो मिरर में एक स्क्वायर ट्रेपेजियम दिखेगा। क्या? तो मिरर में एक स्क्वायर है तो वो ट्रेपेजियम दिख सकता है। तो ट्रेपेजियम ही तो दिख रहा है, प्लेन मिरर थोड़े है। ऐसे सोचो, वो ऊपर वाला जो फिगर है उससे रिलेट करके देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। बाकी ऐसे हम सोच सकते थे, पी कहाँ था, पी क्यू आर एस, स्क्वायर भूल जाओ, एस तो यही रहेगा। बोलो। आर सेम साइज, यानी एस आर का हाइट अगर हम देखेंगे तो एस आर का हाइट सेम रहेगा, ये आर डैश, आर का इमेज। पी जो पॉइंट है वो बियॉन्ड सी है, तो ये फोकल लेंथ और सी के बीच में बनेगा, यहाँ पे पी डैश बनेगा। अब ये बोलो पी क्यू का जो साइज है वो क्या सेम साइज का बनेगा या डिमिनिश्ड बनेगा? डिमिनिश्ड बनेगा। तो हम यहाँ से ये क्यू डैश आ गया, हम ऐसे मिला रहे हैं तो ट्रेपेजियम में दिख रहा है हमको। हम चारों पॉइंट की इमेज बना के फिर मिला दिए, ठीक है। या फिर सिंपली ऊपर वाले से रिलेट करके हम देख के रख दिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो उसके लिए ये फायदा का काम कर जाता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ इस शेप का है तो ऐसा हमारा इमेज बनेगा। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली फॉर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसके लिए हम चार्ट बना के नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मिरर पे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। उसी चीज को देख के हम लोग समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। इसका फोकल लेंथ इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रहता है तो इसका इमेज जो बनता है वो फोकस पे बनता है। ये बात क्लियर है? वर्चुअली बनता है। अब अगर हम इसी साइज के ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे इस लाइन पे ऐसे बढ़ाते हुए इधर की तरफ लेते आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को, ये हमारा इंसिडेंट रे नहीं है, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को एक बार यहाँ रखे, एक बार यहाँ रखे, एक बार यहाँ रखे, इसी लाइन पे ऐसे रखते 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 इसको पोल तक लाए हैं। क्लियर है? यानी कि जो हम ऊपर बनाए हैं उसी चीज को फिर से बता रहे हैं कन्वेक्स के लिए, तो जो डाउट है उस चीज को इसमें भी क्लियर हो जाएगा कि हम ये जो रे है वो इंसिडेंट रे नहीं है। इस लाइन पे हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग केसेस में इसको हम ऐसे बढ़ाते हुए आगे इन माइनस इन्फिनिटी से पोल तक ला रहे हैं। तो जब माइनस इन्फिनिटी पे था तो इसका इमेज यहाँ बनता था, जस्ट इधर लाएंगे तो उसका इमेज इधर कहीं बनेगा।
फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, उसका इमेज ऐसा बनते 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 पोल तक आएगा। तो इस रीजन में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज जो है फोकस से पोल तक जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज, ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से पोल जा रहा है, तो इमेज देखो कि फोकस से पोल जा रहा है। ठीक है, नेचर हम बाद में लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, तो हम अब इधर की तरफ जाएंगे तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम पोल से फोकल लेंथ के लिए जाते हैं तो इसके लिए जो इमेज है वो यहाँ पोल से फिर ये प्लस इंफिनिटी तक चला जाता है, और पोल के जस्ट इधर है तो हमको माइनस इंफिनिटी मिलता है। पोल के जस्ट राइट साइड में अगर हम चले जाते हैं तो हमको फिर से यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएंगे तो इमेज जो है यहाँ इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर जाता हुआ दिखेगा, और लास्ट में बोल रहे हैं फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर जाएंगे तो हमारा इमेज इस रीजन में मिलेगा। तो ध्यान से देखो, अगर ये हम ऑब्जेक्ट लाइन बोल रहे हैं, ये हमारा इमेज के लिए है। ठीक है, इस लाइन को देख के हम आराम से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैसा है, क्या फॉर्म कर रहा है। ये फर्स्ट, तो ये भी फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड, तो ये भी सेकेंड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड, तो ये थर्ड, ये फोर्थ वाले के लिए ये फोर्थ, यानी कि ऑब्जेक्ट जब फोर्थ रीजन में रहेगा तो इमेज फोर्थ रीजन। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसी चीज को देख के, ध्यान से देखना है। जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से पोल तक रहा है तो ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी से पोल तक जा रहा है, तो इमेज फोकस से पोल जा रहा है। ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज हमारा यहाँ बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ है। तो अगर हम उसका नेचर का बात करें तो नेचर हमको दिख रहा है कि वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, और सीधा है यानी कि इरेक्ट है। साइज का बात करें तो साइज देखो कि छोटा दिख रहा है यानी कि डिमिनिश्ड। ठीक है, ये रीजन 1 का बात है। रीजन 2 में जाते हैं। रीजन 2 कहाँ से कहाँ है, तो ध्यान से देखो, तो ये पोल से हम अब फोकस तक जा रहे हैं। पोल से अगर हम फोकस तक जा रहे हैं तो इमेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो पोल टू माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रहा, ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, तो इस रीजन में, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, इस रीजन में अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम इस रीजन में देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट का नेचर, इमेज का नेचर क्या आ रहा है, सेम साइज है यानी कि रियल है, एंड इरेक्ट, साइज इन लार्ज। ठीक है, तो हम इस चीज को देख के हम बाकी सारी कहानी आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है, वैसे ही फोकस से सेंटर, फिर फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लस इन्फिनिटी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम इमेज का बात करें तो जब ये फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है तो ये जो इमेज है प्लस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, और जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी जा रहा है तो ये सी से फिर फोकस पे जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग नेचर और साइज यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, देखो थर्ड रीजन में अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उसके लिए इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखे हैं तो ये हमारा इमेज यहाँ बनेगा। तो हम नेचर अगर देख रहे हैं तो नेचर हमको दिख रहा है कि ये वर्चुअल है एंड इन्वर्टेड है, साइज इन लार्ज। ठीक है, ये दोनों अब फिगर समझ में आया, इसमें और डाउट रह गया है, बोलो।
आ गया सर। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज। तो इमेज दिख रहा है कि वर्चुअल है एंड इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड। ठीक है, तो ये सारे जो केसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये जो है ये सिर्फ रियल के लिए है, बाकी के 3 जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, और इमेज फॉर्म कर रहा है, हम इसको देख के आराम से कह सकते हैं कहाँ कैसा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, जो कि कनकेव वाले के लिए हम लोग बना बना के प्रैक्टिस किए रहते हैं, देखे रहते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए है तो फील आता है, समझ में आ जाता है, क्लियर रहता है। अब ये जो है वर्चुअल के लिए है, इसलिए डायरेक्टली सारे फिगर बनाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। टू द मार्क, टू द स्केल बनाने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं तो कैसे क्या आएगा। तो इसलिए अगर इसको हम समझ गए तो आराम से हम कह सकते हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा तो कहाँ पे कैसा क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये चीज। इसके बाद चूंकि मिरर जो है हमारा, कर्व्ड मिरर रिफ्लेक्शन जो है बोर्ड से हट चुका है। 12th बोर्ड में सीबीएसई में इस बार डिलीटेड पोर्शन में है, तो इसलिए हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें आना है नहीं तो फिर क्या फालतू में। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, सब चीज का साइन पता होगा, u भी f क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो, ये बताना सर पड़ेगा। वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ। ठीक है, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करता है, सबको साइन के साथ पुट करना होगा। इस चीज को और क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u इक्वल टू fu, u माइनस f। यहाँ से हमको दिख रहा है v इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस f। और 1/u अगर लिखना हो, यहाँ से हम लिख सकते हैं f इक्वल टू, ध्यान से देखो, uv अपॉन u प्लस v। सब साइन के साथ रखेंगे, जो नहीं पता होगा उसको छोड़ के। इसको लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/v। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि u इक्वल टू एफ भी अपॉन v माइनस f। ठीक है, डायरेक्ट यूज करने के लिए उसी से सब हम यूज लिख रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, ये चीज है। फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फिर से पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, जिसको हम लोग m से लिखते हैं, तो m इक्वल टू लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आता है माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। तो अगर हम f और u पता हो तो v का वैल्यू अगर रख दें तो यहाँ से दिख रहा है हमको कि माइनस f बाई यू माइनस f लिख सकते हैं। या फिर u अगर हमको नहीं पता हो, v पता हो, तो u को हम यहाँ से अगर इसमें पुट करेंगे तो दिख रहा है कि v कट जाएगा और माइनस v माइनस f बाई f बचेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन। यानी कि साइन हम बोले कि पुट विथ साइन, इसमें भी पुट विथ साइन। ठीक है, साइन के साथ ही पुट करना है। m का जो साइन क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, उसके बारे में हम फिर से मैग्निफिकेशन में चर्चा करेंगे, अलग अलग टाइप के मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, फिलहाल बस जनरल लिखे हैं। तो साइन कन्वेंशन भी पहले जो भी पढ़े हैं वही चीज है, ऐसा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पोल है। बोलो साइन कन्वेंशन क्या था। हेलो,
सर लेफ्ट साइड नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए हम इसका चेंज कर दिए। ठीक है, वो चीज जो भी लेफ्ट साइड राइट साइड पढ़े हो उसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल मिरर रहता है तो उससे काम चल जाता है कि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे, लेकिन जब 2-3 मिरर आ जाते हैं तो वहाँ पे हर मिरर के लिए कन्वेंशन अलग अलग हो जाते हैं। तो उसको क्या याद रखना है वो ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें अगर हम देख रहे हैं, मान लेते हैं कि हमारा राइट साइड इधर कहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को भी हम नीचे ही करते हैं। ठीक, उल्टा ही करते हैं, जो हम लोग जनरली डेली पढ़ते हैं उससे अलग। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किधर है? नीचे की तरफ, यानी कि ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कन्वेंशन क्या कहता है, ध्यान से देखो कि ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट जो है मिरर पे इधर से इधर गया होगा, यानी कि ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है। हमको सबसे पहले इसी चीज को पकड़ना है कि इंसिडेंट को यहाँ हो किसी भी चीज में, वहां पे हमको सबसे पहले किसको पकड़ना है? इस इंसिडेंट रे को। ठीक है, इंसिडेंट रे को हम पकड़ लिए। उसके बाद ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, फर्स्ट ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, ये कौन सा डिस्टेंस का बात कर रहे हैं? तो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग का डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। यानी कि हमको अगर यहाँ से मेजर करना है तो खुद को हम यहाँ एज्यूम कर लिए। अगर इधर कोई पॉइंट एक्स है, एक्स का डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे तो हमको इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसका डिस्टेंस मेजर करने, एक्स का डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो इधर जाना पड़ेगा, यानी कि ये अपोजिट टू इंसिडेंट रे हमको जाना पड़ रहा है। अपोजिट टू इंसिडेंट रे जाना पड़ रहा है तो हम लोग इस चीज को लेंगे, क्या चीज? निगेटिव। ठीक है, एक्स को अगर मेजर करना है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे? निगेटिव। यानी कि ये जो पी एक्स डिस्टेंस होगा ये निगेटिव होगा। वैसे ही अगर यहाँ पॉइंट वाई है तो हमको इस पॉइंट वाई को मेजर करना है, तो ये मेजर करने के लिए हमको यहाँ से इधर की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि किधर जाना पड़ रहा है? तो टूवर्ड्स इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इस केस में क्या लेंगे? पॉजिटिव। यानी कि ये डिस्टेंस अगर पी वाई मेजर कर रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट अब भूल जाओ, क्योंकि वहां पे हम लोग सिर्फ सिंगल मिरर के लिए पढ़े थे, इसलिए हम लोग वहां हमेशा मिरर को ऐसे रख लेते थे, बोलते थे कि इधर रहेगा तो निगेटिव, इधर रहेगा तो पॉजिटिव। मे भी अब हो सकता है कि ऐसा मिरर लगा दें, इधर प्लेन मिरर भी लगा दें, इधर भी कोई एक मिरर लगा दें, तो हर मिरर के लिए अलग अलग कन्वेंशन हो जाएगा। हमेशा किसी भी मिरर के लिए डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसके पोल से मेजर करेंगे, और हम इंसिडेंट रे को पकड़ लेंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो निगेटिव, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, ये एक है। दूसरा कि अगर हम इधर इस प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो निगेटिव, और अगर इससे ऊपर है तो पॉजिटिव। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डिस्टेंस वाले में, यूवीएक्स वाले में, यूवीएफ वाले में इस बात का ध्यान रखना है कि हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, पहले जो हम लोग पढ़े थे लेफ्ट और राइट या कोऑर्डिनेट एक्सिस पोल मान लेते थे, ओरिजिन मान लेते थे, निगेटिव एक्स है तो निगेटिव, पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव, वो हम करते थे सिर्फ सिंगल मिरर हुआ करता था, और उसका हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस
हम लोग लेफ्ट साइड में रखा करते थे, इसलिए। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, इसलिए हमेशा इंसिडेंट रे को देखना है साइन के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे का कहानी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है सर।